डायबिटीज, गैस, डाइजेशन, इंडाइजेशन, आईबीएस, गुड। हजम ना होना, भूख ना लगना, भूख ना लगने को कहते हैं एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, लिवर में चर्बी जमा होना। तो ज्यादातर लोगों को पता है, और इस तरह का मरीज जो भी आपने लिस्ट लिखा है अभी, मुझे लगता है हर घर में एक दो मरीज जरूर होगा। आपको क्या लगता है, हमारे देश में जितने भी लोग 20 साल के ऊपर के रेंज के हैं, क्या हर कोई कभी ना कभी गैस की दवाई ले चुके होंगे? ये से नो में जवाब दें। यस। आज भी जब लोग शादी पे जाते हैं, क्या वो गैस की दवाई साथ में लेके जाते हैं, या फिर शादी से आने के बाद वो गैस की दवाई खाते हैं? Recording in progress. करेक्ट। तो ये जो बीमारी है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रिलेटेड, ये बहुत आम हो गया, बहुत कॉमन हो गया, और इसका एक बहुत खतरनाक इम्पैक्ट भी सामने आ रहा है। इम्पैक्ट ये नहीं, गैस होना, आप दवाई लेते हैं, इंडाइजेशन, डाइजेशन, ये सब चलते रहता है, और अब इसके साथ साथ आप दवाई लेते रहते हो। लेकिन हाल ही में नोटिस किया गया है, ये हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया में, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस सिस्टम में कैंसर बीमारी की खतरा भी ज्यादा हो रही है। इस ऑर्गन में, इस पूरे सिस्टम में कैंसर की तादाद भी बढ़ रही है धीरे धीरे। स्टोमक कैंसर, कोलोन कैंसर, लिवर कैंसर, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, उन ऑर्गन्स में कैंसर की संख्या भी बढ़ रही है। तो ये खतरनाक है। और जब डाइजेशन सिस्टम खराब होगा, दूसरे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी शुरू हो सकते हैं। जैसे हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली डायबिटीज को डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रिलेटेड डिजीज बोल सकते हैं। तो इसीलिए ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है अगर यस सर, अभी थैंक यू। पीपीटी आप सबको दिख रहा है ना? थोड़ा सा लाइट ब्राउन, लाइट पर्पल कलर का है, ये स्टोमक है। और जितने भी पाइप्स हैं, ये सारा हमारा इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। लिवर के नीचे जो हल्का छोटा सा ग्रीन कलर का बलून जैसा दिखता है, वो हमारा गोल ब्लडर है। अक्सर वहां में स्टोन्स होते हैं, और उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। अब स्टोमक के नीचे ब्लू कलर का ऑर्गन जैसे दिख सकती है, हमारा पैंक्रियाज है। और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन बनता है, जिसका नाम है इंसुलिन, जिसके कमी की वजह से डायबिटीज होती है। ये जो मोटा सा पाइप जैसा दिखता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और नीचे से वायलेट कलर का है, छोटा छोटा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब ये जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, उसको बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है। ये मुंह से लेकर ये जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये करीब 5 मीटर लंबा है, और इसके हर हिस्से में बीमारी हो सकती है। आजकल एक बहुत बड़ा रिस्क यानी खतरा इसलिए भी है, हम जो भी खाना खाते हैं, आप भी जानते हैं, बाहर का खाना, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, साग सब्जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो भी हम खाते हैं, वो एडल्ट्रेटेड है, यानी उसमें मिलावट है, और उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड्स होते हैं, उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, वो प्रिजर्व किए जाते हैं। तो उन केमिकल्स की वजह से हमारे एंटर फूड पाइप में कहीं में भी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, कैंसर हो सकती है। आप जानते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट में लोग उसको पान बोलते हैं, ऐसा में इसमें उसको तमुल पान बोलते हैं। हमारे यहाँ में लोग वो ज्यादा च्यू करते हैं, उसके कारण मुंह में ऑरल कैंसर की संख्या सबसे ज्यादा है। आजकल लोग, बहुत सारे लोग तंबाकू लेते हैं, गुटखा लेते हैं, उससे भी ऑरल कैंसर बहुत ज्यादा होता है। जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, उनको स्टोमक कैंसर, लिवर कैंसर होता है। तो हमारा जो एंटर फूड पाइप है, ये 24 घंटा कुछ ना कुछ खाते रहता है, अच्छा बुरा सब। और उसका नतीजे से हमारे फूड पाइप को इंजुरीज, बीमारी, कैंसर जैसे खतरनाक हालत पैदा हो सकती है।
हमारा जो स्टोमक है और जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका खाना पचाने का जो तरीका बहुत कॉम्प्लेक्स है। खाने पचाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। इसमें एंजाइम्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, हमारा फूड पाइप मूवमेंट करता है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, और वो खाने को धक्का मार के थोड़ा थोड़ा करके आगे पहुंचाती है। वो डाइजेस्ट होता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। और पूरे डाइजेशन में एंजाइम्स चाहिए, हार्मोन चाहिए, लीवर का फंक्शन चाहिए, गोल ब्लैडर का फंक्शन होता है, इंटेस्टाइन में से भी बहुत सारे जूसेस आते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, हमारा जो लाड़ होता है सलाइवा, वो भी डाइजेशन में मदद करता है, पैंक्रियास मदद करता है। तो बहुत सारे ऑर्गन मिल के हमारे डाइजेशन को हेल्प करते हैं। ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि जब आप खाना खाते हैं, आप लोग मुझे बताना, एक सवाल है, क्या खाना खाने के बाद, अच्छा खाना खाने के बाद नींद आती है? यस या नो में जवाब दें। करेक्ट, सबने लिखा यस। क्या कोई बता सकता है नींद क्यों आती है? क्योंकि सर ज्यादा खाना खा लेते हैं। जी, आपने कहा ज्यादा खाना खा लेते। थोड़ा मैं और डिटेल में बताता हूँ। हमारा जो स्टोमक है, हमारा जो पेट है, अभी आप लोगों ने फोटो में देखे, इतने सारे ऑर्गन्स होता है उसमें, इतने सारे फंक्शंस होते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं, उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा पूरा ब्लड हमारे पेट में आ जाता है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाता है, पेट का ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, और हम लोग यॉर्निंग करते हैं। यॉर्निंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऐसा करके जो करते हैं, यॉर्निंग। बात क्या लेना, उबास ही लेना। उबास से लेना। ओके, उबास लेना। तो हम जब यॉर्न करते हैं, इसका मतलब है, यॉर्निंग जब करते हैं ऐसा करके, इसका मतलब है ब्रेन में ऑक्सीजन कम हो गया, हम यॉर्निंग करते यानी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले लिया ताकि ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचे। तो डाइजेशन इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि इसमें आपका पूरा ब्लड स्टोमक में आ जाता है। अब इस डाइजेशन के साथ रिलेटेड बहुत सारे बीमारी 15-20 साल पहले नहीं होती थी। मुझे लगता है आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो डायबिटीज का नाम शायद पिछले 8-10 साल में ही सुने होंगे, 20 साल पहले नहीं सुने होंगे। एसिडिटी का टेबलेट लोग नहीं लेते थे, थायराइड बीमारी शायद लोगों को नहीं होता था, इनडाइजेशन, इस बहुत सारी इस तरह की चीजें शायद पहले नहीं होती थी। तो कुछ ऐसे कॉमन डिजीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं चाहूंगा आप प्लीज इसको नोट करें ताकि आप जब लोगों से बात करोगे उनको बता पाए। सबसे पहले है एसिडिटी, GERD, इसको मेडिकल टर्म में हम लोग GERD बोलते हैं, यानी आप इसको गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। पेट में एसिड होता है, उस एसिड का काम है खाने को पचा के आगे भेजे, लेकिन कभी कभी वो एसिड उल्टा ऊपर आ जाता है, रिफ्लेक्स होता है, तो हमारा पूरा सीना जलता है, यहाँ पे खट्टा खट्टा लगता है, यहाँ पे पूरा बर्निंग सेंसेशन होगा, इसको बोलते हैं एसिडिटी या फिर GERD। ये बहुत आम है। आप लोग यस या नो में जवाब दें कि एसिडिटी कॉमन है या नहीं है। यस सर। एक दूसरा बीमारी है कॉन्स्टिपेशन, यानी कॉमन है सर। राइट, बहुत कॉमन है। दूसरा बीमारी है कॉन्स्टिपेशन, यानी रोजाना एटलीस्ट 1-2 बार करके अच्छा टॉयलेट होना। किसी को नहीं होता आजकल, और हर कोई ना कोई दवाई लेता है, कोई इसबगोला लेता है, कोई फाइबर लेता है, कोई सॉफ्टोबैक लेता है, कोई किसी कंपनी का चूरन वूरन लेता है। रोजाना क्लियर टॉयलेट 1-2 बार किसी को नहीं होता, और ये प्रॉब्लम है। रोजाना अच्छा टॉयलेट एटलीस्ट 3 बार, पहले तो लोगों को 3-4 बार होता था, दैट इज हेल्दी। आजकल लोगों को अगर किसी दिन बहुत ज्यादा साग सब्जी खाने से 2-3 बार टॉयलेट होता है, लोग डर जाते हैं कि डिसेंट्री डायरिया हो गया, लेकिन ये नॉर्मल है। तो कॉन्स्टिपेशन का मरीज मुझे लगता है हर घर में ही हफ्ते में मुश्किल से 3-4 बार ही लोगों का अच्छा टॉयलेट होता है। इससे सीरियस प्रॉब्लम, और इससे दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तीसरा प्रॉब्लम IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी खाना खाने के तुरंत बाद आपके पेट में डिस्कम्फर्ट होता है, आपको टॉयलेट का फीलिंग होता है, पेट में क्रैम्प्स आ सकते हैं, दर्द हो सकता है, टॉयलेट भी हो सकता है। ये भी कॉमन है। कोलाइटिस, पेट में दर्द होना, जैसे मैंने दिखाया था ना, जो एक मोटा मोटा पाइप था, छोटा छोटा पाइप है, जो मोटा मोटा पाइप है उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। उसमें 3 हिस्सा होता है और तीनों कोलोन्स है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलन। उसका नाम कोलन है। तो उसमें कोई दिक्कत होता है तो उस बीमारी को कोलाइटिस कहते हैं, यानी पेट दर्द, बहुत सुई जैसा चुभने वाला बीमारी,
उसको कोलाइटिस बोलते हैं। ये इन्फेक्शन भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इसको हम लोग डिसेंट्री जैसा बीमारी बोल सकते हैं। लूज मोशन विथ ब्लड भी आ सकता है। ये भी एक तरह का इन्फेक्शन है। जो लोग बाहर का पानी पीते हैं, होटल रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, उनको ये बीमारी होने का खतरा ज्यादा है, क्योंकि उनके बर्तन गंदे होते हैं। जो लोग इनकी धुलाई साफ सफाई करते हैं, उनके हाथ गंदे होते हैं। तो जब भी आप रेस्टोरेंट में खाना खाएं, मेक श्योर आप बोतल का पानी पिए और डिस्पोजेबल में खाना खाएं। पाइल्स, मुझे लगता है ये भी बहुत कॉमन है। हाँ, इस बीमारी का नाम शायद 15-20 साल पहले लोगों को इतना नहीं पता था, लेकिन आजकल ये बहुत आम हो गया है। हर घर में 1-2 मरीज होता है। अगर किसी ने 2-3 दिन साग सब्जी नहीं खाए, उनको पाइल्स की कॉम्प्लिकेशंस दिख जाता है। तो मुझे लगता है ये बीमारी भी बहुत आम है और हर घर में एटलीस्ट एक मरीज तो जरूर होगा। फैटी लिवर, जो भी लोग बाहर खाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, शहर में रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, मुझे लगता है सबको कभी ना कभी फैटी लिवर हुआ ही होगा। और जो लोग स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनको तो कॉमन है। ब्लोटिंग, खाने के बाद पेट में थोड़ा सा गड़बड़ होना, आवाजें होना, बर्बर जैसा साउंड होना, इसको ब्लोटिंग बोलते हैं। आपको ऐसा लगेगा पेट फूल गया है, उसके अंदर खाना पचा नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसको ब्लोटिंग बोलते हैं। पेप्टिक अल्सर, यानी जब आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा, आप लोग इन सारी चीजों को याद रखना ताकि आप आगे लोगों को बता पाए। हमारे पेट में एसिड होता है और वो एसिड हमारे खाने को पचाता है। क्या कोई बता सकता है उस एसिड का नाम क्या है? कोई भी हमारे दोस्त बता सकता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वेरी नाइस। किसने बोला? प्रीति जी ने भी सही जवाब दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सैफ अली, कोलकाता। जी साहब साहब, ये जो एसिड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इतना स्ट्रॉन्ग कि ये अपने नॉनवेज खाया होगा, चिकन मटन खाया होगा, हड्डी खाया होगा, उसको भी पचा देगा 3-4 घंटे। आपने कुछ भी खाया होगा वो पचा देता है। और कभी कभी जब खाना नहीं बनता है पेट में, यानी पेट में खाना नहीं है, आप लॉन्ग टाइम से खाना नहीं खाए, तो पेट में थोड़ा बहुत एसिड तो वैसे भी बनेगा। वो एसिड पेट के अंदर मौजूद जो अंदर का लेयर है, एपिथेलियल लेयर जो है, उसको खाना शुरू करता है। इससे पेट में बर्निंग होता है। जो लोग बहुत ज्यादा च्युइंगम लेते हैं उनको इस तरह का बीमारी ज्यादा होगा, क्योंकि जब हम मुंह में कुछ भी चबाना शुरू करते हैं, ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स से पेट एसिड बनाना शुरू करता है। क्योंकि पेट को पता चल गया कि मुंह में खाना चबा रहा है, तो थोड़ी देर बाद वो खाना पेट में आएगा, तो मुझे डाइजेस्ट करना होगा, मैं एसिड बनाता हूं। इसलिए च्युइंगम खाने वाले लोगों को एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। अब पेट का जो अंदर का लेयर है, इंटेस्टिनल स्टोमक का जो इंटरनल एपिथेलियल लेयर है, म्यूकोसल लेयर जो है, वो लेयर हर 1-2 मिनट में बदलता रहता है, नया बनता है, नया बनता है, नया बनता है, ताकि एसिड उसको जला भी देगा तब भी नया आके उसको प्रोटेक्ट करेगा। एसिड यानी अंदर का मसल लेयर को नहीं जला पाएगा। और वो जो लेयर है, म्यूकोसल लेयर, एपिथेलियल म्यूकोसल लेयर, वो थोड़ा सा एक गम जैसा, चिपचिपाहट जैसा चीज बना के अपने ऊपर लगा के रखता है, ताकि एसिड आएगा भी तो उसके साथ लगेगा, इन सेल्स को जला नहीं पाएगा। जब भी आप कोई पेन किलर खाते हैं, जैसे पैरासिटामोल, निम्बुसोलाइड, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, इस तरह एसिक्लोफेनेक, कोई भी इस तरह का दवा आप जब लेते हैं, वो दवा के साथ डॉक्टर आपको एक पेंटोप्राजोल भी खाने के लिए बोलता है, क्योंकि पेन किलर वो जो म्यूकस बनता है, उस म्यूकस को बनना बंद कर देता है। यानी पेट का एसिड आपके पेट के सेल को जला देगा, और जब ये एसिड सेल को जला देते हैं उसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। यानी आपके पेट में से खून भी निकल सकता है, और ये खून जब आपके टॉयलेट में बाहर जाता है तो उसको मेलिना कहते हैं। और पेप्टिक अल्सर अगर आपने लॉन्ग टाइम तक ट्रीट नहीं किया, इससे पेप्टिक कैंसर भी हो सकता है, स्टोमक कैंसर भी हो सकता है। ये भी बहुत कॉमन हो गया है। तो हम सबको ध्यान देना है, हम बहुत ज्यादा देर तक खाली पेट ना रहें, ज्यादा तेल मसाले वाले चीजें ना खाएं, हल्का फुल्का खाना खाएं, फास्ट फूड, जंक फूड, फ्राइड फूड, इन सबको अवॉइड करें। एक और बीमारी है गोल्ड स्टोन, यानी गोल ब्लैडर में पत्थर होना। और मुझे लगता है अभी भी मेरे साथ जितने लोग आप जुड़े होंगे, किसी ना किसी के घर में कभी ना कभी किसी ना किसी का गोल्ड स्टोन का ऑपरेशन तो जरूर हुआ होगा, क्योंकि ये भी बहुत कॉमन है।
एंड फाइनली डायरिया भी एक डिजीज है जिसमें इन्फेक्शन होता है और बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है। ये सारे कॉमन डिजीज है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। अब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड कुछ फैक्ट्स बताते हैं। सर आईबीएस एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना सर। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी आपने खाना खाया, खाना आपके पेट में पहुंचा, पेट में पहुंचने के बाद हजम होकर उसको आगे जाना है, लेकिन इससे पहले आपका पेट में दर्द, डिस्कम्फर्ट, टॉयलेट का फीलिंग, थोड़ा सा बर्बर जैसा, यानी आपको डिस्कम्फर्ट होगा। जैसे नॉर्मल और कंफर्टेबल डाइजेशन होता है वो नहीं होगा। आपके पेट में ऐसा लगेगा खाना खाया, टॉयलेट का फीलिंग्स आ जाएगा, उसको आईबीएस बोलते हैं। ओके सर। एक चीज आपके स्क्रीन में है, आप इसको नोट कर सकते हैं। फैटी लिवर का मतलब है आपके लिवर में चर्बी जमा होना। ये तब होता है जब आप बहुत ज्यादा फैटी फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा फ्राइड ऑयली चीजें खाते हैं। ये बीमारी शराब पीने वाले लोगों को भी होता है और उसको बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। लेकिन हम लोग दूसरा वाला की बात करें, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, यानी जो लोग शराब नहीं पीते हैं, ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में 32% तक जिनको फैटी लिवर होता है। यानी सिर्फ शराब से फैटी लिवर होता है ऐसा नहीं है, शराब ना पीने वाले लोगों को भी फैटी लिवर डिजीज हो रही है और ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि अगर आपने फैटी लिवर को ट्रीट नहीं किया और अगर ये बहुत लॉन्ग टाइम तक अनट्रीटेड रहा, अनअटेंडेड रहा, आपका लिवर काम कम करेगा, कमजोर हो सकता है और ये आगे जाके बिल्कुल काम करना बंद ही कर सकता है। तो आप देख सकते हैं हमारे देश की हालत की, शराब ना पीने वाले लोगों को भी ये बीमारी 32% तक है। जीआरडी, जिसको हम लोग एसिडिटी के बारे में बोल रहे थे, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, वो करीब 30% लोगों तक है। अब देख सकते हो, दो बीमारी को अगर हम लोग अलग अलग काउंट करें तो 60% हो गया। सॉरी सर, एक मिनट, दूसरों को मैं बताती, आवाज चालू है, म्यूट करो आपका। बहुत अच्छा सेशन ले रहे हैं अमर सर, इस्पिता मैडम, जगपाल सर, कल्पना मैडम, उषा मैडम, सब आवाज म्यूट करो। मैंने सबको म्यूट कर दिया। आप में से किसी को बात करना होगा तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिखना, एंड ऑफ द सेशन में आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप बात कर सकते हैं। थैंक यू। तो पहला डिजीज हो गया फैटी लिवर, दूसरा हो गया एसिडिटी यानी जीआरडी। इसमें भी करीब 30% लोग इस बीमारी का शिकार हैं। तो अगर हम लोग सिर्फ डाइजेस्टिव डिजीज को ले लगभग हर घर में इसका मरीज है। 100% लोग इसका समहाउ इसका मरीज हैं। करीब 22% लोग ऐसे हमारे देश में जिनको रोजाना अच्छे से टॉयलेट नहीं होती, यानी उनको कॉन्स्टिपेशन है। करीब 10 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको पाइल्स की तकलीफ है। तो अगर इन बीमारी को हम इकट्ठा करते हैं, अगर नंबर वाइज, तो लगभग हर इंसान डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का मरीज है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो आपके स्क्रीन में है, डाइट एंड फूड हैबिट्स। हम सही से खाना नहीं खाते और सही खाना नहीं खाते। ब्रेकफास्ट पे नहीं खाते, लंच पे नहीं लेते, डिनर पे ले लेते। पोर्शन वाइज भी हम लोग बैलेंस डाइट नहीं खाते। जो बड़ा खाना है वो छोटा करते, जो छोटा करना वो बड़ा करते। तो हमारा डाइट और फूड हैबिट बिल्कुल गलत है, फूड टाइमिंग भी गलत है, स्ट्रेस भी बहुत बड़ा फैक्टर है। हम लोग दवाई भी सही तरह से यूज नहीं करते, अपने आप से एंटीबायोटिक्स लेते हैं। एंटीबायोटिक के मामले में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। एंटीबायोटिक यानी वो दवाई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सकता है, बैक्टीरिया को, फंगस को, प्रोटोजोआ को, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सकता है, उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। ये वायरस को नहीं मार सकता। और जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं, हमारे बॉडी में, हमारे पेट के अंदर, हमारे शरीर में मौजूद सारे अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। और जब अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं, ये हमारे डाइजेशन को नुकसान करता है, एब्जॉर्प्शन को नुकसान करता है, हमारे कॉन्स्टिपेशन को, मतलब जो टॉयलेट प्रोडक्शन होता है उसको भी हैम्पर करेगा, पाइल्स जैसे सिचुएशन को ला सकता है, डायरिया जैसे सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो अननेसेसरी एंटीबायोटिक लेने से हमें नुकसान होता है। और जब भी आप एंटीबायोटिक लेते हैं, सारे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे पास दो बेहतरीन प्रोडक्ट है प्रोबायोटिक। एक हैप्पी लेडी का है और एक बच्चों वाला है। जो हैप्पी लेडी का प्रोबायोटिक है, मर्द औरत दोनों ले सकते हैं। जब आप एंटीबायोटिक खाते हैं, साथ में आप प्रोबायोटिक जरूर लें। और बच्चों को भी, जब इस सीजन में बहुत सारे बच्चों को वायरल फीवर के कारण एंटीबायोटिक दिया जाता है, तो उनको आप जरूर प्रोबायोटिक्स दें।
ब्रेव किड्स का प्रोबायोटिक दे, इम्यूनिटी। हमारे खाने में जो पेस्टिसाइड, जो दवाई, जो हार्मोन्स, जो कलर्स यूज होते हैं, उससे भी हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम खाना अच्छे अमाउंट का लेते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं है, जिससे वेट गेन होता है, डाइजेशन स्लो होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। ये सारे कॉमन रीजन है। आप थोड़ा सा फूड और डाइट के बारे में बात करते हैं। अगर आपके खाने में रोजाना अच्छे अमाउंट का फाइबर नहीं है तो आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होंगे। अगर आप बहुत ज्यादा कैफीन वाले ड्रिंक्स लेते हैं, चाय, कॉफी, सोडा, तो भी आपका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसका ऑल्टरनेटिव बेस्ट है, आप अश्वा कॉफी लें। मैदा, शुगर, सॉल्ट, तेल, अब जितना हो सके कम यूज करें। 2-3 दिन पहले मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था। असम का एक मेडिकल कॉलेज में एक स्टूडेंट है, उसको सडनली हॉस्पिटलाइज किया गया सडनली, और उसका हालत बहुत खराब था। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी था, डिहाइड्रेशन था, मस्कुलर वेस्टिंग था, यानी बॉडी में प्रोटीन भी कम हो गया, इनडाइजेशन था, एनोरेक्सिया था, हार्मोन एंजाइम्स कम थे, मतलब बहुत ज्यादा बीमार था। तो डॉक्टर ने दवाई दिया और उसको पूछा तुम्हारा डाइट बताओ, कैसे कैसे खाना खाते थे। उसने बताया पढ़ाई के कारण उसने पिछले 2 साल शाम के टाइम में, दोपहर या शाम के टाइम में मोमो खाता था और रात को 11-12 बजे 2-4 पैकेट मैगी खाता था, यानी मैदा। और इससे उसको इतना नुकसान हुआ कि वो मरने वाला था। मैदे की प्रोडक्ट, एक्सेसिव सॉल्टी प्रोडक्ट, ऑयली प्रोडक्ट और शुगर जितना हो सके आप कम करें, जितना हो सके। ये बॉडी को बहुत नुकसान करता है और इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है। बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड और बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें कभी ना खाएं। जब जब जो सब्जी आती है, जब जब जो फल आते हैं, उसको हमेशा वैसे ही खाएं। सीजनल चीजें खाएं, नॉन सीजनल चीजों को ना खाएं। जैसे आपको पता होगा कि विंटर में कुछ ऐसे फ्रूट्स आते हैं जिसमें बहुत जूसेस होते हैं, ऑरेंज, क्योंकि विंटर में हम पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन होते हैं, और ऑरेंज में काफी मात्रा में पानी है और विटामिन सी है, विटामिन ई भी है, जो स्किन के लिए अच्छा है। जो प्रकृति ने जो नियम बनाया है, जिस टाइम पे जो फ्रूट्स आते हैं, जो सब्जी आते हैं, उस वक्त वो खाना चाहिए। नॉन सीजनल चीजों को अवॉइड करना बेहतर है और फास्ट फूड, जंक फूड को भी अवॉइड करें। प्रोबायोटिक्स हम नहीं लेते, दही बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है और हमारे पास 2 अच्छा चीज है, एक है हैप्पी लेडी का प्रोबायोटिक और एक है बच्चों का ब्रेव किड्स का प्रोबायोटिक। तो आप फ्रीक्वेंटली ये चीजों का इस्तेमाल जरूर करें। एक और जो गलत प्रैक्टिस फूड के साथ होता है, टाइमिंग। अगर आप टाइमली खाना नहीं खाएंगे तो डाइजेशन टाइमली नहीं होगा। सुबह से लेकर दोपहर तक आप जितना हो सके खाओ। दोपहर से लेकर रात तक का खाने का जो वॉल्यूम है, धीरे धीरे कम करना चाहिए। और 2 खाने के बीच में एक अच्छा सा अमाउंट का गैप रखें, 2.5 से 3 घंटा। खाने के साथ कुछ लोगों का एक मिथ भी है, मैं बताऊंगा। एक सवाल पूछूंगा, एक इंसान जिसका वजन 80 किलो है, यानी 20 किलो वजन ज्यादा है, वो वजन कम करने के लिए सिर्फ 2 बार खाना खाएगा तो वजन कम होगा, या फिर 4 बार खाना खाएगा तो वजन कम होगा? आप लोग चैट बॉक्स में जवाब दें। 4 बार, ओके, गुड। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होता है कि एक बार खाना खाऊंगा तो वजन कम होगा। यह गलतफहमी है। आप थोड़े देर में थोड़ा खाना खाएंगे, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। अब जब खाना खाते हैं, आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म शुरू होता है और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, और थोड़ी देर में खाना खाने से एसिडिटी जैसा बीमारी नहीं होगी। तो खाने का फ्रीक्वेंसी भी आप सही रखो, टाइमिंग भी सही रखें, पोर्शन का भी ध्यान रखें। डाइजेशन के साथ एंजाइम का कनेक्शन है, हार्मोन का कनेक्शन है, स्ट्रेस का भी कनेक्शन है। अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखें। एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग हो सके तो कोशिश करना, जब आपको मौका मिलता है घर में खाना खाने का, सारे लोग एक साथ में एक ही जगह पे बैठ के खाना खाएं और अच्छे बातें करें। इससे आपका डाइजेशन अच्छा होता है। जब आप फैमिली के साथ बात करके खाना खाते हैं, आपका मूड अच्छा होता है और अच्छे मूड में सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स अच्छे से रिलीज होता है, आपका डाइजेशन अच्छा होगा।
आप ऐसा नहीं करेंगे, अकेले में खाना खाएंगे, आपको कुछ ना कुछ दिमाग में चलेगा, स्ट्रेस, टेंशन, काम की बात, बिजनेस की बात, आप थोड़ा बहुत परेशान रहोगे, तो हो सकता है आप फोकस करके हैप्पी मूड में खाना ना खा पाए। टीवी देख के कभी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा आपने क्या खाया, कितना खाया। इसीलिए खाने को एंजॉय करें, फैमिली के साथ बैठ के खाएं, एक दूसरे से बात करके खाएं। खाने में जो पेस्टिसाइड है ये कैंसर कर सकता है और आजकल बहुत ज्यादा तादाद में यूज होता है। तो मैं यहाँ में एक चीज और ऐड करूंगा, जितने भी हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, खास करके फॉस्टर 85 मिलन, ये दोनों चीजों का इस्तेमाल करके आप किसान को बता सकते हैं कि आप पेस्टिसाइड की मात्रा 50% कम कर सकते हैं। तो दो तरह से हम लोगों को मदद कर सकते हैं, एक तो हमारे डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स, दूसरा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो खाने में जो पेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक्स होता है, इससे भी हमारे खाने में ये हमारे बॉडी में पहुंच के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान करता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से एसिडिटी हो सकता है, वजन बढ़ सकता है, डायबिटीज की रिस्क हो सकता है, हार्ट डिजीज भी हो सकता है, यहाँ तक कैंसर की खतरा भी बढ़ सकता है, जॉइंट डिजीज भी हो सकता है। तो इसीलिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हमेशा करें और आपके नीड के हिसाब से आप खाना खाएं। इतने सारे जो प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया, मैं चाहूंगा आप लोग एक शब्द में लिखें, क्या ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और क्या ये हर घर में है? यस, मुझे लगता है मैं जितने फैमिलीज को जानता हूं, सारे लोगों का घर में जितने भी बीमारी मैंने आज डिस्कस किए हैं, इसका मरीज है। और जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे सजेशंस दी हैं, एडवाइसेस दी हैं, वो एडवाइस आप जरूर देना और साथ में आप उनको भी ये प्रोडक्ट्स बताओ और साथ में ये हेल्दी प्रैक्टिसेस बताओ। सबसे पहले बैलेंस डाइट, अच्छे से पानी पिए, रोजाना एक्सरसाइज करें, प्रोसेस फूड, फास्ट फूड, जंक फूड ना खाएं, डिहाइड्रेटेड ना रखें, अपने आप को ड्राई ना रखें यानी डिहाइड्रेटेड ना रखें, चाय, कॉफी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए, अश्वा कॉफी पिए, 2 खाने के बीच में अच्छा गैप रखें, अच्छे से नींद मेंटेन करें और इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। सबसे पहला प्रोडक्ट डाइजेस्टिव सिरप, ये आपका लिवर का वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड। ये 200 ml का छोटा सा सिरप है, लेकिन अगर किसी भी फैमिली ने इसको अपने घर पे रखा और घर में जितने भी लोग हैं, 2-2.5 साल के बच्चों से लेकर जितने भी लोग हैं, हर कोई ये प्रोडक्ट यूज कर सकता है। अगर ये प्रोडक्ट आपके घर में रहा, मुझे लगता है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रिलेटेड ज्यादातर बीमारी आपके घर में नहीं होंगे। इस प्रोडक्ट का एमआरपी 160 रुपए, डीपी इज ओनली 110 रुपीज। इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं डिटेल में। ये आपका ओवरऑल डाइजेस्टिव फंक्शन को बेहतर करेगा, हजम को बेहतर करेगा, भूख को बढ़ाएगा, आपने जो भी खाया होगा उससे आपको गैस फॉर्म नहीं होगा, उससे आपका जैसे मैंने कहा था आईबीएस नहीं होगा, फ्लैटुलेंस नहीं होगा, ब्लोटिंग नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, यानी आपने खाया इससे आपके आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर किसी को भूख नहीं लगती है, आप इसको लगातार खिलाना शुरू करो, उनको भूख लगना भी शुरू होगा। ये डाइजेशन के साथ रिलेटेड सारे फंक्शन को बेहतर करेगा, एसिड प्रोडक्शन को कम करेगा, अल्सर को कम करेगा और आपका भूख को बढ़ा के, डाइजेशन को बढ़ा के आपके हेल्थ को भी इंप्रूव करेगा। अगर आपने खाने से आधा घंटा पहले लिया, आपको अच्छा भूख लगेगा। अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, आप खाने के बाद लो, आपका डाइजेशन अच्छा होगा। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, रोजाना टॉयलेट नहीं होता है, आप उनको इस प्रोडक्ट के साथ साथ एलोवेरा जूस देना शुरू करो, उनका कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ दूर हो जाएगी। जब हम ये लेंगे, बहुत सारे लोग हैं, खास करके वो लोग जो बाहर खाना खाते हैं और बच्चे जो स्कूल से घर आने के टाइम में बोलते हैं चॉकलेट खरीद के दो, चिप्स खरीद के दो, आइसक्रीम है, किंडर जो चाहिए, बिस्किट चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और घर आते आते उनका भूख खत्म हो जाता है क्योंकि उन्होंने इतना सारा उल्टा पुल्टा खाना खाया जिससे उनका पेट भर गया और ये सारे खाने से उनका डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हार्मोन को असर होता है। तो ऐसे लोगों को आप डाइजेस्टिव सिरप देंगे तो उनका हार्मोन्स और एंजाइम्स लगातार अच्छे अमाउंट में बनना शुरू होगा और उनका डाइजेस्टिव प्रोसेस बेहतर होगा। गैस, पेट दर्द, क्रैम्प्स,
कोलाइटिस, जितने भी पेट के दर्द की समस्याएं हैं वो भी दूर हो सकता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अगर आपका वजन 60 किलो के आसपास में है, आप 10 से 15 ml यूज करें। 60 किलो से ज्यादा है, आप 20 ml यूज करें। भूख नहीं लगती तो खाने से पहले, भूख ठीक है, डाइजेशन नहीं होता है तो खाने के बाद, बच्चे हैं तो उसका आधा कर दें। दूसरा और एक लाजवाब प्रोडक्ट है डाइजेस्ट वेल। उससे पहले मैं चाहूंगा आप डाइजेस्टिव सिरप को रेटिंग दे, आउट ऑफ 10 कितना नंबर देना चाहेंगे? आसमा जी ने लिखा, आसमा मुल्ला जी ने लिखा, मैं अपने 7 साल के बच्चे को पेट दर्द होता है डाइजेस्टिव देती हूँ। वेरी नाइस। और सबने 100 में 100, 10 में 10, वेरी गुड। तो ये जो प्रोडक्ट है, मैं इसलिए आज इस कैटेगरी पे हाईलाइट कर रहा हूँ कि इस बास्केट से आप 4-5 प्रोडक्ट आसानी से सिलेक्ट करके हर घर में दे सकते हैं, हर घर में। तो दूसरा और एक बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है डाइजेस्ट वेल, नाम से पता चलता है। इस प्रोडक्ट में और डाइजेस्टिव सिरप में थोड़ा सा डिफरेंस है। डाइजेस्टिव सिरप जैसे शुरुआत के छोटे मोटे सिम्टम बीमारी के लिए, या फिर ये इतना माइल्ड है आप सबको दे सकते हैं, फॉर स्मॉल प्रॉब्लम्स। लेकिन डाइजेस्ट वेल थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम आप दे सकते हैं, जैसे जिसको रोजाना गैस की गोली खानी होती है, जिसको कभी कभी हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है, जिसको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, या फिर जिसका तकलीफ ज्यादा है, आप उनको डाइजेस्ट वेल दे सकते हो। और जो लोग छोटा मोटा बीमारी से जूझ रहा है, अगर वो लोग भी डाइजेस्ट वेल लेना चाहेगा तब भी ले सकता है। तो डाइजेस्ट वेल के बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूं। ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्मुलेशन है। ये ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर बहुत ज्यादा कुछ भी गड़बड़ चल रहा है उसको भी दूर कर देगा, और इसके एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन का डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ इंप्रूव करेगा। ये 500 ml बॉटल में आता है, जिसके एमआरपी है 900 रुपीज। ये स्टिमुलेट्स डाइजेशन, यानी ये डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है। अब देखना, आपके घर में अगर कोई ऐसा बुजुर्ग है जिसका उम्र 60 साल के आसपास में होगा, वो अगर कोई एक वक्त का खाना बहुत अच्छे से खाते हैं, 2 दिन तक फिर उनको अच्छा भूख नहीं लगता। या फिर जो लोग बहुत ज्यादा दवाई लेते हैं, बहुत ज्यादा बीमार हैं, 5-6 अलग अलग दवाई लेते हैं, वो भी बोलेंगे कि भूख नहीं लगता है, खाने का मन नहीं करता है। यानी उनका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल स्लो हो गया, यानी कम हो गया, कमजोर हो गया। ये डाइजेस्ट वेल उनके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को दोबारा से ठीक करेगा, यानी उनको बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी इंसान जैसा भूख लगना शुरू होगा, खाना हजम होगा, खाने में मौजूद तमाम पौष्टिक चीजें बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, और उनका बॉडी और हेल्थ इंप्रूव होगा। यानी ये डाइजेशन को दोबारा से बेहतर कर देगा। इसको बोलते हैं स्टिमुलेशन, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को दोबारा से पहले जैसा हट्टा कट्टा तंदुरुस्त नौजवान जैसा बना देगा। दूसरा है, ये कॉन्स्टिपेशन को बहुत अच्छे से रिलीव कर सकता है। जितने लोगों को टॉयलेट ठीक से नहीं होता, जितने लोगों को पाइल्स है, अब उन तमाम लोगों को एंटी पाइल्स के साथ साथ डाइजेस्ट वेल भी रेकमेंड करेंगे। बाउल मूवमेंट को इंप्रूव करता है, ये थोड़ा समझने वाली बात है। आप देखना, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उनको पेट भारी भारी लगता है, सुबह खाना खाया था अभी भी भारी भारी लग रहा है। हमारा जो खाने का पाइप है, जो फूड पाइप है, वो 5 मीटर लंबा है, और उस पाइप में खाना आगे बढ़ने के लिए जहां पे खाना मौजूद है उसके पीछे में वो पाइप थोड़ा सा ऐसे सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के वजह से वो खाना आगे चला जाता है, फिर यही चीज दोबारा आगे जाके फिर से सिकुड़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा। इसको बोलते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। सॉरी, ये जो मूवमेंट है ये बहुत सारे कारणों से स्लो हो जाता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको भारी भारी लगेगा, बाउल मूवमेंट यानी टॉयलेट फॉर्मेशन नहीं होगा, टॉयलेट एक्सक्रीट नहीं होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ऐसे में आप उनको डाइजेस्ट वेल सजेस्ट कर सकते हैं, जिनका टॉयलेट रेगुलर नहीं है, जिनको पेट भरा भरा लगता है, जिनको ऐसा लगता है कि भूख नहीं लग रहा है, पेट में खाना जमा है,
ऐसे लोगों को आप डाइजेस्ट जरूर रेकमेंड करें। आपको पता है आयुर्वेद में 3 शब्द होता है, बत, पित्त, कफ। पित्त और कफ का मतलब होता है बॉडी का पूरे मूवमेंट और डाइजेशन। यानी हमने खाना खाया, वो डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर वो बॉडी से बाहर जाएगा। ये जो सारा प्रोसेस है, इसको बैलेंस करने में डाइजेस्टिवल मदद करेगा। यानी पेट में किसी को कुछ भी गड़बड़ है, आप उसको डाइजेस्टिवल दे सकते हैं। अगला बेनिफिट है, एक और बहुत कॉमन मुझे लगता है कंडीशन है हमारे इंडियन फैमिली में। साहब का सवाल है कि कैंसर का लास्ट स्टेज है, क्या आप उनको डाइजेस्टिवल दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो अच्छा खाना खाता है लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो लोग कहते हैं कि उसका खाना नहीं लग रहा है, तो इसको बोलेंगे कि एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। खाना खा लिया, न्यूट्रिशन भी बना, लेकिन वो न्यूट्रिशन बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। इसके बहुत सारे कारण होता है। अगर पेट में कीड़े होंगे तब भी नहीं होगा, माइक्रोब सही नहीं होंगे तब भी नहीं होगा, कुछ विटामिन के कमी से भी नहीं होता है। तो डाइजेस्ट वेल से ऐसे बच्चों का एब्जॉर्प्शन बेहतर होगा। तो जो बच्चे का हेल्थ अच्छा नहीं है, अच्छा खाने के बावजूद भी अच्छा हेल्थ नहीं है, आप उनको डाइजेस्ट वेल रेकमेंड करें, उनके एब्जॉर्प्शन बेहतर होगा और उसका हेल्थ भी इंप्रूव होगा। इम्यून सिस्टम को बेहतर करेगा। यानी रोजमर्रे के गड़बड़ खाना खाने से, एंटीबायोटिक लेने से जो हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ का इन्फेक्शन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का और ओवरऑल बॉडी का जो इम्यूनिटी है, वो आपका बेहतर होगा। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रेगुलेट करेगा, आपके एसिडिटी को कंट्रोल करेगा। जैसे GERD बीमारी का नाम बोला था, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, उसको कंट्रोल करेगा। इसको इस्तेमाल करने का तरीका है, अगर आप एडल्ट हैं 2 से 4 चम्मच, अगर आप 60 किलो के नीचे हैं 2 स्पून लेना, अगर आप 60 केजी से ज्यादा हैं तो 4 स्पून लेना, और अगर बच्चों को देना चाहते हैं जस्ट मेक इट हाफ, 1 से 2 चम्मच। तो इस खूबसूरत प्रोडक्ट डाइजेस्ट ऑयल को भी आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे? राठौर साहब ने 100 दिया, आसमा जी ने 100 दिया, बाकी सबने 10 में 10, 100 में 100। वेरी नाइस, गुड। चले आगे बढ़ते एक और खूबसूरत प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है डाइजेस्टोसिड। इस नाम से ही समझ में आता है, जैसे बहुत ज्यादा एसिडिटी होने से हम फार्मेसी से एंटासिड लेके आते हैं। एंटासिड, एसिड की एंटी, तो ये भी डाइजेस्टोसिड है, यानी एंटासिड जैसे काम करेगा। और आप देख सकते हैं इसमें लिखा है हाइपर एसिडिटी, फ्लैटुलेंस, हार्टबर्न। अगर आपका एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रहा है, सीने में जलन हो रही है, पेट चल रहा है, तो ऐसे केसेस में आप डाइजेस्टोसिड दे सकते हैं। तो ये आयुर्वेदिक एंटासिड आप बोल सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इस बात को याद रखना, जितने भी लोग रोजाना गैस्ट्रिक की दवाई लेते हैं, यानी एसिलॉग, पेंटोप्राजोल, रेबोप्राजोल, इस तरह का जो दवाई लेते हैं, इनकी किडनी दूसरे लोगों के मुकाबले 25% ज्यादा डैमेज हो सकती है। यानी गैस्ट्राइटिस की दवाई से किडनी खराब हो सकती है। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं कि सर हमारा जो डाइजेस्टोसिड है या आयुर्वेदिक है, आप इसको बेहिचक ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये खूबसूरत प्रोडक्ट है जो सबके लिए है, हर घर में हो सकता है। इसमें 200 ml की सिरप होती है जिसका कीमत है 160 MRP एंड 110 ओनली DP। एसिडिटी में जब भी आपको लगता है कि एसिडिटी हो रहा है, सीने में जलन हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, खट्टा खट्टा लग रहा है, आप इसका 10 to 50 ml पी लें, दैट्स इट। आपको कोई भी दूसरा बाहर की मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। पेट में गैस बन रहा है, फ्लैटुलेंस है, बहुत ज्यादा गैस बनती है, ऐसे में भी आप ये ले सकते हैं। हार्ट बर्न, सीने में जलन, इस पार्ट में बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन, पानी पीने से भी सेंसेशन होता है, ऐसे में भी आप ले सकते हैं। डाइजेस्टोसिड बॉडी में से टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालती है।
जैसे खाने पीने के थ्रू से, पॉल्यूशन के थ्रू से बहुत सारे केमिकल्स हमारे बॉडी में चला जाता है, तो इन हार्मफुल केमिकल्स को भी बॉडी से बाहर निकालेगी। मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करेगा, आपका डाइजेशन का प्रोसेस अच्छा होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, आपका वेट मैनेजमेंट में मदद करेगा, आप जो भी खाएंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट होकर आपके बॉडी में लगेगा। एंटी इंफ्लेमेटरी, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं में भी पेन हो रहा है, स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, कोलिक पेन, कोलाइटिस में, आप ये ले सकते हैं। गोल्ड स्टोन की पेन हो रहा है तब भी आप ये प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। एक तो है जब जब आपको लगता है कि एसिडिटी हो रहा है आप तुरंत ले लो, अदरवाइज दिन में 3 बार आप ले सकते हैं 10 से 20 ml करके, और छोटे बच्चों को इसको आधा देना है। तो डाइजेस्टिव सीड आपका एसिडिटी का सबसे अच्छा दोस्त है। एक और खूबसूरत और आपका लिवर का बहुत अच्छा दोस्त, ओके लिवर टॉनिक। दोस्तों, लिवर के डिजीज के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे कुछ डिस्कस करने वाला हूं, आप ध्यान से इसको समझना। लिवर हमारा बॉडी का वो ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा काम करती है, सबसे ज्यादा। लिवर काम करता है, हार्ट काम करता है, ब्रेन काम करता है, किडनी काम करती है, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, लेकिन लिवर सबसे ज्यादा काम करती है। आपका ब्रेन अगर काम नहीं करेगा आप जिंदा रहोगे, एक किडनी काम नहीं करेगा आप जिंदा रहोगे, एक लंग्स काम नहीं करेगा आप जिंदा रहोगे, लेकिन दिल और लिवर काम नहीं करेगा तब जिंदा नहीं रहेंगे। और दिल के मुकाबले लिवर जल्दी जल्दी खराब होना शुरू होता है। दिल की बीमारी पकड़ा जाता है क्योंकि प्रेशर गड़बड़ हुआ, आपके सीने में तकलीफ हुआ, या फिर आपको बहुत ज्यादा पल्पिटेशन होगा, या फिर फैमिली में हाइपरटेंशन है, ये थोड़ा बहुत पकड़ा जाता है। लेकिन लिवर की बीमारी जब तक पकड़ा जाता है, आपको डॉक्टर साहब बोल देते कि लिवर ऑलरेडी कमजोर हो चुका है, क्योंकि हम रोज जो खाते हैं उससे हमारा लिवर को नुकसान होता है। थैंक यू अमर जी, उन्होंने आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। एंड ऑफ द सेशन हम आपको अनम्यूट करेंगे, आप डिस्कस कर सकते हैं। तो लिवर में आप जो भी खाना खाते हैं वो खाना पेट से एब्जॉर्ब होता है और ब्लड में जाता है, और ब्लड से वो सारा खाना फिर लिवर के थ्रू से गुजरता है। यानी आपने जो कुछ भी खाया वो लिवर की थ्रू से गुजर के फिर बॉडी से बाहर जाएगा। यानी A to Z, अच्छा बुरा, दवाई, खाना पीना, साग सब्जी, चाय पानी, पान सुपारी, ड्रग्स, अल्कोहल, नारकोटिक्स, कलर, फ्लेवर, जो भी हमारे पेट में जाता है वो लिवर की थ्रू से घूमता है, और हर बार लिवर इसको हजम नहीं कर सकता। लिवर की एक कैपेसिटी है हर चीज को मेटाबोलाइज करने का, हर चीज को डाइजेस्ट करने का एक लिमिट होता है। कुछ चीजों को लिवर एक दिन में थोड़ा सा ही डाइजेस्ट कर पाता है, जैसे पैरासिटामोल की दवाई, इस तरह के बहुत सारे मेडिसिन और शराब। लिवर एक मिनिमम अमाउंट ही इसको मेटाबोलाइज कर सकता है, और जब हम ये ज्यादा लेते हैं बेचारा लिवर उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाता और लिवर खुद कमजोर हो जाता है। जितने भी लोग शराब पीते हैं उन सारे लोगों का लिवर नॉर्मल लोगों के मुकाबले एटलीस्ट 10 to 15% कमजोर होगा या फिर डैमेज होगा। और लिवर जब खराब होना शुरू होता है आप इसको रिकवर करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसका एक ही इलाज है, लिवर ट्रांसप्लांट। किसी अच्छे इंसान को अपना लिवर आपको देना होगा, और इस तरह का लिवर ट्रांसप्लांटेशन हर जगह पे नहीं हो सकता है। आपको याद होगा दिल्ली में कुछ साल पहले एक बहुत शर्मनाक, एक बहुत दर्दनाक इंसिडेंट हुआ था। निर्भया बल के एक लड़की के साथ बहुत बुरा हादसा हुआ था। उसका पूरा इलाज का खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया था। उसका लिवर डैमेज था, लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए डोनर भी मिला था, सिंगापुर भेजा गया था, लेकिन कर नहीं पाए। तो आप प्लीज अपने लिवर का ख्याल रखें। एक ही लिवर होता है, आप जो भी खाते हैं उसका असर लिवर को होता है। जो भी खाते होंगे, आपने पानी भी पिया वो भी लिवर के थ्रू से घूम फिर के बॉडी से बाहर जाएगा। इसलिए अगली बार जब भी आप समोसा देखेंगे, समोसे के टेस्ट के साथ साथ आप ये भी सोचे इसको तो लिवर के थ्रू से गुजरना होगा। तो अपने लिवर का केयर करें, लिवर का हमेशा ध्यान रखें। और ये जो आपका दोस्त है आपके स्क्रीन में, ओके लिवर, इसको जिंदगी भर अपने जेब में रखें।
आपके बैग में रखे, घर में रखे, सफर में रखे, आप कहीं में भी जाए, इस प्रोडक्ट को अपने साथ रखें। ये बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, ओनली 110 रुपीज। आप जिंदगी भर पी सकते हैं, आपके लिवर कभी बीमार नहीं होगा। चलिए इस प्रोडक्ट के डिटेल्स को समझते हैं, ये कैसे काम करता है। एक बीमारी है बहुत खतरनाक जिसको बोलते हैं हेपेटाइटिस, यानी लिवर की इंफेक्शन। और ये इतना खतरनाक है कि इससे इंसान की डेथ होती है, और इसका इलाज अगर सही टाइम पे सही तरीके से नहीं हुआ, उनको बचाना नामुमकिन है। और इसीलिए इस बीमारी को रोकने के लिए आजकल डॉक्टर इसका इलाज नहीं करते बल्कि वैक्सीन लगाते हैं। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो पानी की थ्रू से ट्रांसमिट होती है। अगर किसी इन्फेक्शन वाले लोगों ने गिलास में पानी पिया और उसी गिलास में आपने पानी पिया, आपको हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है। यह लार से भी ट्रांसमिट होता है। तो हेपेटाइटिस के साथ साथ दूसरा कोई भी इन्फेक्शन होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, लिवर का, उस इन्फेक्शन को ये प्रिवेंट कर सकता है। सबसे बड़ा, सबसे पहला फायदा। और इस तरह का इन्फेक्शन ग्रोइंग चिल्ड्रन में बहुत ज्यादा होता है। जो लोग बाहर खाना खाते हैं उनको भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखें, अगर आप ऐसा हैं, आप ओके लिवर को अपने जेब में रखें। दूसरा जो एक अच्छा सा टर्म है यहाँ पे, ऑक्सीडेटिव डैमेज। आप लोग मुझे बताना, हम 24 घंटे में जो कुछ भी खाते हैं वो सब अगर लिवर के थ्रू से गुजरेगा तो लिवर हर रोज कितने सारे फ्री रेडिकल्स को झेलता होगा। जितने भी फ्री रेडिकल्स होंगे वो सारे फ्री रेडिकल्स लिवर के थ्रू से गुजरेगा। जो भी दवाई आप लेंगे वो लिवर के थ्रू से गुजरेगा। निकोटीन, अल्कोहल, खाने में मौजूद पेस्टिसाइड, खाने में मौजूद एडल्ट्रेशन, सब कुछ लिवर के थ्रू से जब गुजरेगा, इसको कितने ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है, यानी फ्री रेडिकल इतनी ज्यादा मात्रा में वहां से गुजर सकती हैं कि ये बहुत कम उम्र में काम करना कम कर देता है। 30-40 उम्र के एज में, 30 to 40 ईयर्स के एज में ज्यादातर लोगों का लिवर कमजोर हो चुका होता है। आजकल ज्यादातर लोगों का लिवर, आप देखना, लिवर डिजीज बहुत आम है। लिवर फेल, लिवर सिरोसिस बहुत कॉमन हो गया है। हेपेटोमेगाली यानी फैटी लिवर भी बहुत आम हो गया है। तो ये जो ऑक्सीडेटिव डैमेज है बहुत आम है, और हर रोज 24 घंटा लिवर इसमें एक्सपोज्ड होता है। तो ये ओके लिवर इस रिस्क को बहुत आसानी से कम कर सकता है। आपके भूख को बढ़ाएगा। जितने लोगों को भूख नहीं लगता है, आप उनको खाने से आधा घंटा 1 घंटा पहले ओके लिवर पिला दो, बहुत अच्छा खाना खाएगा। लिवर में कोई भी इन्फ्लेमेशन है, पेन है, उसको दूर करेगा। एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स को कम करेगा। जो गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हमारे लिवर खाने को पचाने के लिए बहुत कुछ बनाता है। उसमें से एक चीज है बाइल जूस, यानी ये फैट को हजम करता है। और ये बाइल जूस बना के जो एक्सेस बनता है वो गोल ब्लैडर में डिपॉजिट करके रखता है। जब जब जरूरत पड़ेगा ये निकाल देगा। तो जिन लोगों का गोल ब्लैडर रिमूव हो चुका है, जिन लोगों का लिवर में प्रॉब्लम है, जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं, ओबेस है, वजन ज्यादा है, यानी जिनके बॉडी में फैट ज्यादा है, उन लोगों का बाइल हो सकता है सही मात्रा में नहीं बन रहा है। ऐसे में ओके लिवर आपका बाइल जूस और दूसरे डाइजेस्टिव जूसेस की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। यानी ओबेसिटी, गोल ब्लैडर में प्रॉब्लम वाले लोग, वजन ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा फैटी फूड खाने वाले लोग, जिनका हजम नहीं होता है, इन सारे लोगों का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा सिर्फ ओके लिवर का 2-3 टाइम लगातार यूज करने से। लिवर फंक्शन को बेहतर करेगा। ओवरऑल जो लिवर फंक्शन उसको बेहतर करेगा। इसको यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है। ये जो 10 to 15 ड्रॉप्स, ये ड्रॉप नहीं है, ml है। आप हल्का गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं, डायरेक्ट भी ले सकते हैं। 10 से 15 ml खाने से पहले अगर भूख नहीं लगती, या फिर अगर आपका भूख ठीक ठाक है, डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, तो खाने के बाद। अगर छोटे बच्चे हैं 5 से 10 ml, अगर बहुत ज्यादा वजन वाले लोग हैं वो 20 ml भी ले सकते हैं। इसको दिन में आप 2 से 3 बार ले सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट भी आपको कैसा लगा, एक बार इसको रेटिंग देके बताएं, आउट ऑफ 10।
तो आज हम लोगों ने शायद 4 प्रोडक्ट डिस्कस किए, डाइजेस्टिव सिरप, डाइजेस्ट वेल, डाइजेस्टो सीड सिरप और ओके लिवर। तो मैं चाहूंगा इन 4 प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड अगर किसी का कोई भी सवाल होगा तो आप सवाल पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आप मुझे चैट बॉक्स में लिखे, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। और किसी का कोई भी फीडबैक होगा 4 प्रोडक्ट्स का, डाइजेस्टिव सिरप, डाइजेस्ट वेल, डाइजेस्टो सीड और ओके लिवर, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट का अगर आप खुद का टेस्टिमनी देना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप मुझे चैट बॉक्स में लिखें, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप अपना टेस्टिमनी दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों का थैंक यू एवरीवन। पवन जी, अर्जुन जी, विपिन जी का एक सवाल है, गोल्ड ब्लडर स्टोन वाले को डाइजेस्ट वेल दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। सैफ साहब का सवाल है, लिवर लेशन कैंसर पेशेंट का रिपोर्ट है, यूज किया, उसे क्या देना बेस्ट होगा? जितने भी कैंसर पेशेंट है ना, हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एंटी कैंसर है। जितना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होगा उतना ज्यादा एंटी कैंसर है। जैसे बेरी फ्यूल का ऑरिक वैल्यू 1,25,000 है, ये बहुत अच्छा एंटी कैंसर है। नोनी बहुत अच्छा एंटी कैंसर है। गैनोलाइफ बहुत अच्छा एंटी कैंसर है। तो कोई एक एंटी कैंसर प्रोडक्ट दे, या उसके साथ साथ में डाइजेस्टिव प्रोडक्ट भी दे। जैसे आज जो भी प्रोडक्ट हम लोग ने डिस्कस किया, आप यहाँ से 1-2 प्रोडक्ट दे सकते हैं। लिवर फ्यूल भी दे सकते हैं। अंकित बंसल सबका सवाल है, ओके लिवर किसी को भूख लग रहा है तो वो भी दे सकते हैं क्या? बिल्कुल। ओके लिवर अगर आप मुझसे पूछे, भारत में जितने भी लोग हैं हम सबको ओके लिवर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक जो खाना हम खाते हैं, सारे खाने में कम से कम बाहर के खाने में, पैकेट खाने में मिलावट है और ये हमारे लिवर को नुकसान करेगा। इसलिए ओके लिवर आप कम से कम दिन में 2 बार जरूर ले, हर कोई ले, ताकि आगे जाके आपको लिवर की तकलीफ ना हो। प्रेम जी का सवाल है, इनको सेल कहाँ करना है? आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, डायरेक्ट कस्टमर को कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर के थ्रू से कर सकते हैं, आप अपने फैमिली रिश्तेदारों में कर सकते हैं। आपको जितने भी लोग मिलते हैं, आप सबके साथ इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, सेल हो जाएगा। 3 साल का बच्चा, राखी जी का सवाल है, 3 साल के बच्चे को लिवर फैटी है तो कितना डोज देंगे? आप पहले इंश्योर करना कि बाकी में उनको फैटी लिवर है। अगर है तो आप उनको ओके लिवर दे सकते हैं। वजन मुझे बताना, अगर 10 किलो के अंदर का वजन है तो 3 to 5 ml आप उनको 2 बार देना। अमर जी का सवाल है कि आईबीएस, ओनली आईबीएस नहीं, एलोपैथिक सिस्टम का जो ट्रीटमेंट है और आयुर्वेदा का जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है, दोनों अलग होगा ही। क्योंकि ज्यादातर एलोपैथी में हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे अगर आपको आईबीएस है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम करने वाला दवाई दिया जाएगा, एंटी इंफ्लेमेटरी दिया जाएगा, तो उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग है। हम उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करेंगे, उनको उनके हिसाब से ट्रीटमेंट करने देते हैं। आयुर्वेद में हम क्या कहते हैं कि आपका जो बीमारी का कारण है उसको खत्म किया जाता है। इसीलिए हम वात पित्त कफ को बैलेंस करेंगे और उस हिसाब से डाइजेस्टिव सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स हम देंगे। तो हम उनको बोलेंगे कि डॉक्टर ने आपको जो दिया आप उसको इस्तेमाल करें, साथ साथ हमारा प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करें, आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तन्मय जी का सवाल है कि ऐसा कोई बीमारी है जहां पे हम ये प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं कर सकते? वैसे बीमारी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आप पूछ के रेकमेंड करना। वीरेंद्र जी का सवाल है, पाइल्स के लिए क्या दे? पाइल्स के लिए हमारे पास बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है, एंटी पाइल्स। इसके साथ हाई फाइबर वाला प्रोडक्ट्स देना, एलोवेरा जूस, डाइजेस्ट ऑयल भी दे सकते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दे दूंगा, और जितने लोगों को आज की ट्रेनिंग का पीडीएफ वगैरह चाहिए मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे मेल कर देना। शीतल जी का सवाल है, मेरे बेटे को व्हीट एलर्जी बताए हैं, ग्रोथ रुक गई है, क्या ट्रीटमेंट होगा? मुझे लगता है शीतल जी ये प्रॉब्लम ना सिर्फ आपके बच्चे के साथ नहीं है, हम में से बहुत सारे लोगों का होगा। ये ग्लूटेन के वजह से हो सकता है, व्हीट एलर्जी तो नहीं होगा, ग्लूटेन एलर्जी होगा। तो ग्लूटेन से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, तो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं।
और एलर्जी को कम करने के लिए हमारे पास 2-3 बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हैं। एक हल्दी तुलसी टैबलेट और एक i3। आप दोनों में से कोई एक ट्राई कर सकते हैं। कुश अग्रवाल जी का सवाल है, आई एम न्यू, हाउ कैन स्टार्ट सेलिंग दिस प्रोडक्ट। मेरा सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा अग्रवाल साहब, कुश अग्रवाल जी, कि आप ये प्रोडक्ट अभी आपको सेल नहीं करना है। आप पहले अपने घर में यूज करें और उसका जो अच्छा रिजल्ट होगा, आप उस रिजल्ट को समझे, पहले फैमिली से डिस्कस करें कि आपको क्या फायदा हुआ। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि प्रोडक्ट अच्छा है, तो फिर आप लोगों तक पहुंचे। और लोगों तक पहुंचने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। आप उनको डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बताना, जैसे आप ओके लिवर बताना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, और कभी कभी डायरेक्ट आप उनको इन जनरल ओवरऑल हेल्थ एंड अवेयरनेस के बारे में भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगले 1 महीने तक आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज करें और ट्रेनिंग अटेंड करें। जितेंद्र जी का सवाल है, 85 इयर्स का है, हार्ट पेशेंट है, पेट साफ नहीं होता तो क्या दें। आप उनको आज जो 4 प्रोडक्ट डिस्कस किए उसमें से कोई 1 या 2 दे दें और साथ में एलोवेरा जूस दें। रुचि जी का सवाल है, ओबेसिटी में यूज करेंगे तो वेट लॉस होगा। अगर बहुत ज्यादा ओबेसिटी है तो साथ में आपको एब्सोल्यूट मील भी देना होगा। अमर जी का सवाल है, आईबीएस में क्या दें। मैंने आज जितने भी प्रोडक्ट्स दिखाए हैं उसमें से कोई भी 1-2 प्रोडक्ट आप आईबीएस में दे सकते हैं। एक और सवाल है, 6 साल का बच्चा है, वेट है 15-16, डाइजेस्टेबल दे सकते हैं क्या।